हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 11 केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज इस चैप्टर का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम लोग बोर के एटम के मॉडल के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि बोर ने अपने एटम के मॉडल को देने में किन किन थ्योरीज की हेल्प ली, क्या उनकी थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे और उन्होंने उन पोस्टुलेट्स की हेल्प से किस तरह से एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करा और एटम के स्ट्रक्चर के एक्सप्लेन करने के बाद और भी कौन कौन सी चीजें एटम के बारे में हमें बताई। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, उस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी। ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर का वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो क्वांटम नंबर्स होने वाला है, जो हम लोग आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वांटम नंबर से क्वेश्चन नहीं आते हैं इस चैप्टर में से, तो बोर मॉडल में से आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे अपनी चर्चा शुरू करते हैं, ताकि आप इस टॉपिक पर और अच्छे से कमांड कर पाओ। अब बोर एटम के मॉडल को समझने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो बातें पढ़ी थी उनको रिकॉल करना जरूरी है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले बात करी थी लाइट के वेव नेचर के बारे में। हमें यह पता था कि लाइट जो हम अपने आसपास देखते हैं ये दरअसल में ड्यूअल नेचर शो करती है। ये पार्टिकल की भी तरह बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। ये बात हमें बताई किसने थी? ये बात हमें बताई थी मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने। मैक्सवेल से पहले भी हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट लाइट के डुअल बिहेवियर में से वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के ऊपर काम कर चुके थे। हाइगन्स ने इसके बारे में बहुत काम करा था। ये चीज आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो क्लास 12th में फिजिक्स के अंदर। हमें यहां पर कह सकते हो इस टॉपिक का ना एक रफ आइडिया लेना है, ताकि बोर एटम के मॉडल को समझने में हमें आसानी रहे। तो मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट दरअसल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और ये लाइट दरअसल में ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है, जो कुछ ऐसे दिखते हैं। देखो, वेव क्या है? दरअसल में एक तरह का एनर्जी ट्रांसफर है। जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही होती है एक पर्टिकुलर तरीके से, तो हम उसे बोलते हैं वेव। तो लाइट भी दरअसल में एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर होने का तरीका है। पर यह एनर्जी ट्रांसफर होता किसके अकॉर्डिंग है? वो होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लगातार चेंज होने की वजह से। यूनिवर्स में पूरी जगहों पर, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। जब लाइट ट्रैवल हो रही होती है तो यही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होती है एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक प्रॉपर तरीके से, और जिसकी वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो यह बात हमें मैक्सवेल ने बताई थी कि लाइट दरअसल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से मिलकर बनती है, और यह फील्ड दरअसल में वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलने के साथ साथ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं। लाइट प्रोपोगेट कैसे करती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है। ये बात रिकॉल कर लो। दरअसल में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर बाहर जेड एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है। तो यहां पर यह बात जानना जरूरी होता है कि जो लाइट है दरअसल में जब उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती हैं तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं। और अगर आप वेव के इस पार्ट को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आगे जा रही है। तो वेव एक्स एक्सिस में जा रही है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में चेंज हो रही है, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में चेंज हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि लाइट के ट्रैवल होने की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेट करने की डायरेक्शन, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अगर लाइट एक्स की डायरेक्शन में जा रही है तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट कर रही हो, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड में ऑसिलेट कर रही है। अब यहां पर क्योंकि लाइट दरअसल में एक तरह का वेव है, तो लाइट तो बड़े अलग अलग कलर की होती है भाई। हम लोगों ने रेनबो देखा है, उसमें वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है। तो यानी ये सारी लाइट अलग अलग टाइप की वेव्स है। अब ब्लू कलर की लाइट ग्रीन कलर की लाइट से कैसे अलग है, कैसे पता चलेगा? तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है वेव की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। अलग अलग कलर की लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो अलग होती है। और सिर्फ लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा है, जो रेंज है वो बहुत बड़ी है। अगली स्लाइड पर मैंने इसी रेंज को आपको रिकॉल कराना है। दरअसल में हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अलग अलग टाइप की होती है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जिन्हें हम यूवी रेज भी बोलते हैं, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दूसरी वेव से डिफरेंस क्रिएट करती है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। गामा रेस 0.1 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ लेते हैं या उससे छोटी लेते हैं। एक्स रेस 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के आसपास लेते हैं। उससे बड़ी वेवलेंथ होती है अल्ट्रावायलेट की, और
अल्ट्रावायलेट 10 नैनोमीटर से स्टार्ट होकर लगभग 400 नैनोमीटर पे खत्म हो जाती है, और 400 नैनोमीटर से लेकर 700 या 750 नैनोमीटर तक विजिबल लाइट का वेवलेंथ का रेंज होता है। यानी जो लाइट वेव के फॉर्म में हम देख पाते हैं, विजिबल लाइट जिसे बोलते हैं, जो हमें अलग अलग कलर के फॉर्म में दिखती है, वो दरअसल में सिर्फ वेवलेंथ रखती है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 या 750 नैनोमीटर तक। और इस रेंज में ना इनफाइनाइट कलर्स अवेलेबल होते हैं, यानी जितनी भी कलर की आप अलग अलग लाइट देखते हो वो दरअसल में अलग अलग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। फिर उससे बियॉन्ड इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स हमें देखने को मिलती हैं, और ह्यूमंस सिर्फ इन्हीं वेवलेंथ्स को देख पाते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं देख पाते हैं, इसलिए इसको विजिबल लाइट भी बोलते हैं। तो इन हर वेव्स में जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो या तो वेवलेंथ होता है या फ्रीक्वेंसी होता है वेव की। हम लोगों ने अब ये पढ़ा था कि जो लाइट हमें दिखाई देती है, प्लांक ने बताया था कि ये लाइट दरअसल में छोटे छोटे फोटॉन से मिलकर बनी होती है, या जिन्हें आप क्वांटा भी बोलते हो, और इसी को बोलते हैं प्लांक की क्वांटम थ्योरी। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर पे डिटेल में पढ़ी थी, ये तो बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं कि प्लांक ने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि दरअसल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोई भी अगर सोर्स है, सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, या कुछ भी है, कोई भी ऐसी चीज जिससे लाइट आ रही है, तो ऐसी हर चीज लाइट से आने वाली एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली सप्लाई नहीं करता है, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है। और इन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा। बाद में इसका पॉपुलर नाम रख दिया गया था फोटोन। इन शॉर्ट प्लांक ये बात बताना चाह रहे थे कि लाइट का कोई भी सोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोई भी सोर्स हो, वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट नहीं करता है, बल्कि छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में करता है। और जो एनर्जी का सबसे टाइनी पैकेट होगा उसे बोलेंगे अपन फोटोन। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि किसी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो फोटोन की एनर्जी दरअसल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। आपको पता है कि हर वेव की वेवलेंथ भी होगी और हर वेव की फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो किसी भी फोटोन का जो एनर्जी आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी के। अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और अगर कांस्टेंट आएगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला ये निकल आएगा, E इज इक्वल टू, क्या हो गया भाई, E इज इक्वल टू एच न्यू। हमने क्या करा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट आ गया H। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इसकी जगह पे कांस्टेंट आ गया H, तो E इज इक्वल टू एच न्यू आया। H क्या है, H है प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन हम ये फॉर्मूला अक्सर फ्रीक्वेंसी के टर्म में नहीं देखते, क्योंकि यार अभी आपने सुना, मैंने बार बार जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करी तो वॉयलेट कलर को इंडिगो से अलग करने के लिए अलग, और इंडिगो को ब्लू से अलग करने के लिए मैंने वेवलेंथ टर्म का इस्तेमाल करा था। ज्यादातर यहां पर हम वेवलेंथ का इस्तेमाल करेंगे, और वेवलेंथ का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इस फॉर्मूले में छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। दरअसल में किसी भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। अब यहां से अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाले तो C अपॉन लैम्डा आएगा, C अपॉन लैम्डा को यहां पुट कर दो तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन बनेगा hc अपॉन लैम्डा। अब H यहां पर प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। न्यू फ्रीक्वेंसी था। C के बारे में अगर बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ फोटोन है, या जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हो, बशर्ते आपको उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ पता हो। तो जैसे अगर आपको पता है कि वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर है, तो वॉयलेट कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, या वॉयलेट कलर की जो लाइट आपके पास आ रही है, वो दरअसल में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे फोटॉन्स के मिलकर बनी है जिसमें हर फोटोन की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। और उस एक फोटोन की अगर एनर्जी निकालना चाहते हो तो इस फॉर्मूले से निकल आएगी hc अपॉन लैम्डा से। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में समझी। अब इस फॉर्मूले को हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर हम फॉर्मूले जो इस्तेमाल करेंगे वो ये वाले इस्तेमाल करेंगे कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है तो या तो 12400 को लैम्डा से डिवाइड करोगे, जहां पर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लोगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो H और C तो कांस्टेंट है, तो इन कांस्टेंट को अगर हम पहले ही सॉल्व कर ले तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसीलिए एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हम ये इस्तेमाल करते हैं 12400 अपॉन लैम्डा। और लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी को मेजर करने की एक यूनिट है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में अगर बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल एनर्जी होती है। अब अगर आप लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लेने के बजाय नैनोमीटर में ले रहे हो तो ऊपर एक जीरो कम हो जाएगा, तो 1240 अपॉन लैम्डा एनर्जी ऑफ वन फोटोन बनेगा। तो कहने का मतलब अभी तक हमने ये बात समझ ली, हर तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, खासतौर पे लाइट, दरअसल में छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बनी होती है।
और किसी भी फोटोन की एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हो तो बस आपको उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि रेनबो में 7 कलर जो हम लोग बोलते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब की अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो इसका मतलब अगर ऑरेंज कलर की लाइट आपके फेस पर आ रही है तो बहुत सारे ऐसे फोटॉन्स आपके फेस पर स्ट्राइक कर रहे हैं जिनको हमारी आंखें ऑरेंज कलर में देखती हैं। और अगर ऐसे एक फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले को लगा दो, बस आपको ऑरेंज कलर की वेवलेंथ मिल जाएगी। बस आपको ऑरेंज कलर की वेवलेंथ यहां पुट करनी होगी और वो आप आराम से रख सकते हो ये याद करके कि दरअसल में विबग्योर में वॉयलेट कलर की वेवलेंथ लगभग लगभग 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है। इसके आगे की सारी वेवलेंथ आप 50 के गैप पर इंक्रीज करते हुए लिख सकते हो, और अगर 50 के गैप पर इंक्रीज करते हुए लिखते चले गए तो आपको लगभग लगभग ऑरेंज कलर की वेवलेंथ मिल जाएगी 650 नैनोमीटर। बस ऑरेंज कलर की वेवलेंथ का वैल्यू यहां रख दो तो ऑरेंज कलर की आने वाली लाइट अगर आपके चेहरे पर पड़ रही है तो उस लाइट में जो फोटॉन्स होंगे उसकी एनर्जी आप निकाल पाओगे कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी है। और अगर 10 फोटोन आपके फेस पर पड़ रहे होंगे तो उसकी 10 गुना एनर्जी आएगी। 100 पड़ रहे होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, उसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो यहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये पता चल गया कि लाइट दरअसल में किन चीजों से मिलकर बनी है। आपको इसके बारे में एक नई इंफॉर्मेशन मिली होगी जो शायद अभी तक आप लोगों ने क्लास 10 तक नहीं पढ़ी है, हो सकता है कुछ ने पढ़ी भी हो। अब आगे अगर बात करें तो बोर मॉडल की तरफ चलना हम लोग शुरू कर देते हैं। और बोर मॉडल को समझाने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करी थी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम ने। तो एक बार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को रिकॉल करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने से पहले हम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रम किस चिड़िया का नाम होता है। दरअसल में अगर हम इस व्हाइट कलर को एमिट करने वाले बल्ब को देखें, व्हाइट कलर की लाइट एमिट करने वाले बल्ब को देखें तो हमारी आईज को ऐसा लगेगा कि यार ये बल्ब ना व्हाइट कलर की लाइट एमिट कर रहा है। बट अगर आप विजिबल स्पेक्ट्रम में देखोगे तो आपको पता चलेगा व्हाइट कलर तो कहीं है ही नहीं, यानी व्हाइट कलर का कोई फोटोन नहीं होता है। व्हाइट कलर शो करने वाला कोई भी फोटोन अवेलेबल है ही नहीं। तो व्हाइट कलर है क्या? दरअसल में इन सारे कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है व्हाइट कलर। और ये बात हमें कैसे पता चलती है? तो जैसे ही आप व्हाइट कलर की लाइट शो करने वाले सोर्स के सामने प्रिज्म रख देते हो तो प्रिज्म उस व्हाइट कलर की लाइट में जितने भी अलग अलग कलर्स होते हैं सबको तोड़ देता है। ये बात हमने देखी भी है। जैसे अगर यहां पर मैं प्रिज्म तो नहीं रख रहा हूं, यहां पे मैं रख रहा हूं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी वही काम करती है जो प्रिज्म करता है। तो व्हाइट कलर से आने वाली लाइट को वो उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दे रहा है। तो यहां पर आपको विबग्योर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इस स्पेक्ट्रम को कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉयलेट एग्जैक्टली कहां खत्म हो रहा है और ब्लू एग्जैक्टली कहां शुरू हो रहा है, ऐसा सेपरेट लाइन से आपको देखते हुए नहीं मिल रहा है। और ऐसा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पर हर एक कलर के फोटॉन्स प्रेजेंट है। हर एक वेवलेंथ जो 400 नैनोमीटर से स्टार्ट हुआ है और 700 नैनोमीटर तक गया है, वो हर एक वेवलेंथ के फोटोन यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए क्योंकि कोई भी फोटोन यहां पर मिस नहीं है जो हमारी आंखें देख सकती हैं, तो इस पूरे पैटर्न को, इस पूरी रेंज को कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि विजिबल लाइट जो है वो दरअसल में बहुत सारे कलर से मिलकर बनी हुई है। अब कुछ ऐसा ही हम हाइड्रोजन के केस में भी देखते हैं। अगर हाइड्रोजन गैस को एक ग्लास के अंदर भर के बहुत ज्यादा एनर्जी दे दो, बहुत ज्यादा एक्साइट कर दो, तो वो खुद लाइट एमिट करने लगता है। और देखो यहां पर दिख रहा होगा, इसको हमने ग्लास ट्यूब के अंदर भरा, बहुत एनर्जी प्रोवाइड करी, बहुत वोल्टेज प्रोवाइड करा, तो ये एनर्जी एमिट करने लगा। अब ये एनर्जी एमिट कर रहा है तो लाइट के फॉर्म में कर रहा है। अब हम चेक करना चाहते हैं ये जो हमें वॉयलेट सी कलर की लाइट आते हुए दिख रही है, क्या ये एग्जैक्टली सिर्फ वॉयलेट कलर की लाइट है? बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर जब हमने व्हाइट कलर का लाइट आते हुए देखा था और हम चेक करना चाह रहे थे कि वाकई में व्हाइट कलर की ही लाइट है, तो बस हमने सामने क्या रख दिया? प्रिज्म या ग्रेटिंग। और उसने क्या करा? लाइट को बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। तो अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि हाइड्रोजन गैस भी जो वॉयलेट कलर हमें दिख रहा है वो सिर्फ वॉयलेट कलर की ही लाइट है या और भी बहुत सारे अलग अलग कलर से मिलकर बनी है, तो इसको देखने के लिए भी इसके सामने बस हम क्या रख देंगे? एक ग्रेटिंग रख देंगे। तो जैसे हमने इसके सामने ग्रेटिंग रखी तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिला। इस पैटर्न में आप देख सकते हो कि आपको क्लियरली रेड कलर, ब्लू कलर, वॉयलेट कलर की लाइंस सेपरेट दिख रही हैं। पर यह पैटर्न इस तरह का पैटर्न बिल्कुल नहीं है।
व्हाइट कलर की लाइट ने कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाया था, यहां पर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है, बल्कि कुछ स्पेशल कलर की लाइंस ही हमें दिख रही हैं, जैसे रेड दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, वॉलेट दिख रहा है, सारी लाइंस नहीं दिख रही। अब कोई बच्चा ये कह सकता है अरे सर ये बीच में हमें हल्का हल्का दिख तो रहा है। दरअसल में ग्रेटिंग जो है ना, वो जो हमारा कैमरा है वो कुछ अलग कलर भी कैप्चर कर ले रहा है, क्योंकि ग्रेटिंग लगभग लगभग ग्लास के जैसा दरअसल में एक कह सकते हो मटेरियल होता है, तो वो अगल बगल जो लाइट्स है ना उसको भी कैप्चर कर रहा है, इस चक्कर में ऐसा हो रहा है। अदरवाइज अगर आप प्रिज्म या बहुत अच्छी ग्रेटिंग से अपने सामने देखोगे तो आपको बस ये ग्रीन, ये रेड, वॉयलेट और इस तरह की लाइन दिखेंगी, बीच वाला पैटर्न दिखाई नहीं देगा। ये तो बस आसपास से जो लाइन क्या नाम है, लाइट और आ रही है या कैमरा अलग से कैप्चर कर ले रहा है, वो सब चीजें। तो कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन से सिर्फ हमें यही पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, और ये स्पेक्ट्रम क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल कलर शो कर रहा है तो इसे बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि लाइंस के फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। और इस स्पेक्ट्रम को बहुत थॉरली स्टडी करा था बामर नाम के एक साइंटिस्ट ने, और इवन बामर ने ये तो हम लोग ये समझ गए थे कि दरअसल में जो लाइट्स होती है ना, ये अलग अलग टाइप के फोटॉन्स होते हैं, और हर फोटोन की एक वेवलेंथ होगी। जैसे आपको पता है रेड कलर की वेवलेंथ लगभग लगभग 700 नैनोमीटर के आसपास होती है, वॉयलेट की लगभग लगभग 400 नैनोमीटर के आसपास होती है। तो बामर ने वो फॉर्मूला तक बना दिया था जिसकी हेल्प से हम इन सारे कलर की वेवलेंथ निकाल सकते थे। पर जब हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को और थॉरली स्टडी करा तो एक बात समझना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे स्पेक्ट्रम आ रहा है, ये आ रहा है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। और जब हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को और थॉरली स्टडी करा, जब हमने उसको कंप्लीटली बनाया, बहुत सारे अलग साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को और डिटेल में स्टडी करा, तो उन्हें पता चला कि बामर को ना पूरे स्पेक्ट्रम का बस छोटा सा हिस्सा मिला था। पूरा स्पेक्ट्रम कोई एक साइंटिस्ट ढूंढ ही नहीं पाया, बहुत सारे साइंटिस्टों के अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहे और उन्होंने अलग अलग लाइंस को ऑब्जर्व करा हाइड्रोजन के अंदर। बामर ने विजिबल लाइंस को ऑब्जर्व करा था, इसलिए इसे BA से डिनोट हमने करा है। लाइमन ने दरअसल में अल्ट्रावायलेट लाइट रेस को डिस्कवर करा था, और बामर ये सब इसलिए डिस्कवर नहीं कर पाए, जहां तक मुझे लगता है कि भाई साहब बामर के टाइम तक टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हुई थी, अल्ट्रावायलेट रेस का कैसे हमें डिटेक्ट करना है पता नहीं था। तो बामर ने कौन सी दरअसल में स्पेक्ट्रम को ढूंढा था, ऐसा स्पेक्ट्रम जो विजिबल है, जो हमें नेकेड आई से दिख सकता है। अब नेकेड आई से दिख रहा है तो वो तो सभी को दिख रहा था, बामर को भी दिख रहा था। फिर जब टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई, हमें अल्ट्रावायलेट रेस डिस्कवर करना आ गया, तो लाइमन ने उन सारे सेटअप्स की हेल्प ली और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर अल्ट्रावायलेट रेस को भी ढूंढ लिया। फिर ऐसे पास्चन आए, उन्होंने इंफ्रारेड रेस को ढूंढा, बामर, फिर इसके बाद ब्रैकेट आए, फुंड आए, हम्फ्री आए, इन्होंने उसके आगे वाले कई सारे दरअसल में स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में अलग अलग जो हमें इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लाइंस मिलती हैं, उन सबको ढूंढा। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है जो अलग अलग साइंटिस्टों ने ढूंढा है, लाइमन ने, बामर ने, पास्चन ने, ब्रैकेट ने, फुंड ने, हम्फ्री ने। तो ये स्पेक्ट्रम मैं बता क्यों रहा हूं, ये सारी कहानी बता क्यों रहा हूं, दरअसल में इस सारी कहानी का लिंक जाता है दरअसल में बोर के मॉडल की तरफ। दरअसल में हम लोगों ने अभी तक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और फोटोन की जो कहानी पढ़ी है, इसी कहानी के कड़ियों को जोड़कर बोर ने अपने एटम के मॉडल को प्रपोज करा था। अब देखो हमें अब तक क्या क्या बातें पता चल चुकी हैं। लाइट छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बनी है, अलग अलग फोटॉन्स की अलग अलग वेवलेंथ होगी, वॉयलेट की अलग वेवलेंथ होगी, इंडिगो की अलग, ब्लू की अलग, ग्रीन की अलग, येलो की अलग, ऑरेंज की अलग, रेड की अलग। और अगर वेवलेंथ अलग अलग है तो एनर्जी भी अलग अलग होगी, E = hc/λ वाले फॉर्मूले से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन एटम जो है ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट एमिट करता है जब आप इसे एनर्जी देते हो। जब हमने हाइड्रोजन गैस की ट्यूब को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करी, एक मिनट ये जूम हो गया, जब बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करी तो इससे लाइट एमिट हुई, और इस लाइट का जब हमने स्पेक्ट्रम बनाया, यानी हमने देखा ये लाइट कौन से कलर से मिलकर बनी है या इसमें कौन सी अलग अलग टाइप की लाइट वेव्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेजेंट है, तो हमें अलग अलग डिसकंटीन्यूअस लाइट देखने को मिली, डिफरेंट कलर की लाइट देखने को मिली। अब हर कलर की लाइट, एक बात समझना, हर कलर की लाइट दरअसल में अलग वेवलेंथ लेकर चलती है, अलग फोटोन लेकर चलती है। तो अगर हाइड्रोजन एटम में डिफरेंट डिफरेंट कलर की दरअसल में लाइट एमिट हो रही थी, यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर के फोटोन, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के फोटोन एमिट हो रहे थे, तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है वो अपने अंदर से फोटॉन्स एमिट करता है और इन फोटॉन्स की अलग अलग एनर्जी होती है।
वॉलेट वाले की एनर्जी अलग होगी, रेड वाले की अलग, अल्ट्रा वॉलेट की अलग, इंफ्रारेड की अलग। बोर ने इसी डेटा को, इसी फोटोन के एनर्जी के डेटा को स्टडी करके और वेवलेंथ ऑफ फोटोन के डेटा को स्टडी करके हाइड्रोजन के एटम को बहुत ज्यादा इंप्रूव करा और हमें एटम का नया स्ट्रक्चर बताया। अब ये कैसे बताया, इसके लिए हम इस सवाल के ऊपर थोड़ा सा सोचेंगे। सवाल क्या है? सवाल है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस नहीं था। हमें याद है कि यार व्हाइट लाइट का जब हमने स्पेक्ट्रम देखा था तो वो कॉन्टिन्यूअस आया था, उसमें सारे कलर आए थे। आई एम सॉरी, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक जितने अलग अलग फोटॉन्स हमें मिल सकते थे वो सारे यहां पे थे, पर यहां पर सारे नहीं है। देखो इस वॉलेट के बाद जब ब्लू आ रहा है तो बीच वाले सारे कलर गायब है, फिर ब्लू से जब ग्रीन की तरफ आ रहे हैं बीच में बहुत सारे कलर गायब हैं। तो ऐसा क्यों था? ये सारे कलर हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखने को क्यों नहीं मिल रहे थे? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सा हमें मिला कि यार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें सारे तरह के फोटोन एमिट करने की क्षमता नहीं है। वो कुछ स्पेशल टाइप के ही या स्पेशल वेवलेंथ के ही फोटोन एमिट कर सकता है। और बाद में हमें पता चला कि हाइड्रोजन सिर्फ स्पेशल टाइप के जो फोटोन एमिट करता है वही वाले वो एब्जॉर्ब भी करता है। भाई आप एटम्स को एनर्जी दे भी सकते हो और उनसे ले भी सकते हो। तो हाइड्रोजन एटम वही फोटोन एमिट करता है जो वो एब्जॉर्ब करता है। तो अब बोर को यह पता चल चुका था कि हाइड्रोजन एटम स्पेशल एनर्जी वाले ही फोटोन एब्जॉर्ब भी करता है और स्पेशल वही एनर्जी वाले फोटोन एमिट भी करता है। अब इसी को जब उन्होंने समझाने की कोशिश करी तो हाइड्रोजन एटम का मॉडल अपने आप ही बहुत अच्छे से डेवलप होकर हमारे सामने आ गया। तो कहानी अब क्या समझनी है आपको कि हाइड्रोजन एटम स्पेशल एनर्जी वाले ही फोटोन एब्जॉर्ब भी करता है और स्पेशल एनर्जी वाले ही फोटोन एमिट भी करता है। वो स्पेशल एनर्जी ही क्यों पिक कर रहा है, इसको समझाने के लिए बोर ने बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट का मतलब होता है ऐसे स्टेटमेंट जो हम ट्रू मानते हैं और जिसकी हेल्प से चीजें एक्सप्लेन करते हैं। तो बोर ने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए। उन्होंने कहा अगर इनको ट्रू मान लोगे तो हाइड्रोजन एटम क्यों स्पेशल एनर्जी वाले ही फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है और क्यों स्पेशल एनर्जी वाले ही फोटोन एमिट कर रहा है, ये बड़े आराम से बता पाओगे। तो पोस्टुलेट्स का मतलब है ऐसे स्टेटमेंट जिन्हें हम पहले से ही ट्रू मानते हैं, जिसकी हेल्प से हम दूसरी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। इन पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन हम नहीं करते, इन्हें हम ट्रू मान के चलते हैं। तो बोर ने सबसे पहला पोस्टुलेट हाइड्रोजन एटम के बारे में यह दिया कि हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, और यह बात तो रदरफोर्ड ने भी बताई थी। और इन पाथ को हम ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। पर यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात सोचने वाली है। ये भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं और रदरफोर्ड भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में है, कहां है भाई? किधर होगा वो ऑर्बिट? किधर होगी? क्या वो ऑर्बिट न्यूक्लियस के जस्ट बगल में होगी या उससे थोड़ा दूर होगी या और दूर होगी? भाई न्यूक्लियस के बाहर तो ऐसी इनफाइनाइट पॉसिबल जगह हो सकती हैं जिन्हें सर्कुलर ऑर्बिट मानकर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी रिवॉल्व कर सकता है? मतलब अगर न्यूक्लियस के बाहर ही उसे रिवॉल्व करना है तो वो यहां भी रिवॉल्व कर सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, क्या कहीं भी रिप्रेजेंट हो सकता है? यानी क्या न्यूक्लियस से किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट बनाकर रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे, नाचना स्टार्ट कर दे? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो अब जब ये डाउट उनके दिमाग में आया कि यार न्यूक्लियस के बाहर तो बहुत सारी ऑर्बिट्स अवेलेबल हैं रिवॉल्व करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है रैंडमली? क्योंकि अगर किसी में भी कर सकता था तो फिर हाइड्रोजन, उनको रियलाइज हुआ कि हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम आता वो कुछ स्पेशल फोटॉन्स वाला ना आता। तो उन्हें रियलाइज हो गया था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता, बड़ी स्पेशल ऑर्बिट पिक करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा चूजी है, बहुत ज्यादा पिकी है, वो ऐसा कोई भी ऑर्बिट पिक नहीं करता अपने आप को रिवॉल्व कराने के लिए। क्योंकि भाई न्यूक्लियस तो एक फिक्स जगह होगी, उसके बाहर तो हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है, इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। तो बोर ने ये सोचा कि भैया इलेक्ट्रॉन ना पिकी है, वो कभी भी रैंडम ऑर्बिट यूज नहीं करता। तो लोगों ने उनसे पूछा भैया कौन सी ऑर्बिट यूज करेगा, तुम ही बता दो, तुम ही इतने ज्ञानी बन रहे हो। तो उन्होंने कहा रुको बताते हो, जिम्मेदारी मेरी है, मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन
सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उनकी मैथ के अकॉर्डिंग। अब ये एंगुलर मोमेंटम किस चीज का नाम होता है? तो मुझे उम्मीद है 9th क्लास से तुम्हें मोमेंटम याद होगा कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम आप अगर बताते हो तो ऐसी बॉडीज के लिए बताते हो जो गोल गोल घूम रही है। तो अगर कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है तो उसमें मास भी है, वेलोसिटी भी है, और वो एक पर्टिकुलर रेडियस में घूम रही होगी। तो एंगुलर मोमेंटम मास, वेलोसिटी और इस रेडियस के प्रोडक्ट को बोलते हैं। ये थोड़ा सा गंदगी सी मच गई है, मैं इसे हटा देता हूं। तो एंगुलर मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो मास, वेलोसिटी और जिस रेडियस में ये बॉडी गोल गोल घूम रही है, उन तीनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में गोल गोल घूमेगा तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम आएगा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट होगा। रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या चीज है? न्यूक्लियस से लेकर उस जगह तक की डिस्टेंस जिस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इन तीनों के प्रोडक्ट से निकलेगा इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, और उनके अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम हमेशा h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए। भाई एंगुलर मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, इसका कोई नंबर आएगा। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रह सकता है जिसमें उसका वेलोसिटी, रेडियस और मास का प्रोडक्ट h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल आए। भाई h एक प्लैंक कांस्टेंट है, 6.63 × 10⁻34। 2π एक कांस्टेंट नंबर है, दोनों को डिवाइड करोगे कांस्टेंट नंबर आएगा। तो उन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम इस कांस्टेंट नंबर और उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रहेगा, वरना वो रहेगा ही नहीं उस ऑर्बिट में। अब ये n क्या चीज है? यही n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। जब हमने n की वैल्यू 1 रखी तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना आया जितना उसके फर्स्ट ऑर्बिट में रहने पर आता। जब n की वैल्यू 2 रखी तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम उतना आया जितना सेकंड ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए था। तो ये n की वैल्यू दरअसल में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट का नंबर है। तो एक तरह से ये फॉर्मूला आपको ये भी बता रहा है कि अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 होगा, n की जगह 1 रख दो। सेकंड ऑर्बिट में 2h/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, h/π आ जाएगा। थर्ड ऑर्बिट में n की जगह 3 रख दो, 3h/2 आ जाएगा, सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। यानी एक तरह से बोर ने अपने इस पोस्टुलेट की हेल्प से दुनिया को यह बताने में हेल्प कर दी कि इलेक्ट्रॉन की अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना आने वाला है। और ये जो n की वैल्यू है, ये मैंने आपको बताया, ये दरअसल में नंबर होते हैं 1 2 3 4, और ये हमें ऑर्बिट के बारे में बताते हैं। और आपको आगे चलकर पता चलेगा कि इन नंबर्स को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स भी बुलाते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जो हमें इलेक्ट्रॉन की शेल की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो n के 1 होने का मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, n के 2 होने का मतलब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, n के 3 होने का मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है। और हर शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ शेल लिखूं और यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर लिखूं किस फॉर्मूले से, mvr = nh/2 वाले फॉर्मूले से, तो अगर नंबर ऑफ शेल 1 है यानी n की वैल्यू अगर 1 है तो जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, n की जगह 1 रखो, h/2 आ जाएगा। n की जगह अगर मैं 2 रख दूं यानी सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो mvr, n की जगह 2 रखोगे 2h/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसे h/π लिख सकते हैं। अच्छा यहीं पर एक बात और बता देता हूं, बहुत सारी किताबों में h/2 को h बार भी लिखते हैं। तो h/2 अगर h बार है तो जरा सोचो h/π की वैल्यू क्या आएगी, ये आप मुझे बताना कमेंट्स में कि h बार के टर्म में अगर लिखे तो क्या आएगा। ऐसे अगर थर्ड ऑर्बिट में ले तो ये कितना हो जाएगा, mvr 3h/2। फोर्थ ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा यहां पर ज्यादा स्मार्ट मत बनना कि आप सोचो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। नहीं नहीं भाई, दरअसल में अगर इलेक्ट्रॉन का शेल बदलेगा तो रेडियस भी बदलेगी और वेलोसिटी भी बदलेगी। ये वेलोसिटी उस ऑर्बिट में है जो इसका नंबर है, यानी ये वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, ये रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की रेडियस है। ऐसे ये सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, ये सेकंड ऑर्बिट की रेडियस है, ये थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, ये थर्ड ऑर्बिट की रेडियस है। ऐसे आप बहुत सारी निकाल सकते हो, कहां तक जा सकते हो, इनफाइनाइट तक। अच्छा इनफाइनाइट ऑर्बिट का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं यहीं पर। इनफाइनाइट ऑर्बिट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन है अब वो एटम से बाहर जा चुका है। तो अगर कभी भी ऑर्बिट का नंबर इनफाइनाइट आपको दिया गया है तो आप ये समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन दरअसल में एटम के बाहर जा चुका है, एटम की बाउंड्री के बाहर जा चुका है।
ठीक है, मुझे उम्मीद है यहां तक ये बातें आपको समझ में आई हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का कहानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना। फिर इसके बाद बोर ने अपने अगले पोस्टुलेट में यह बात बताई कि दरअसल में जब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स एनर्जी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इसकी एक फिक्स एनर्जी आएगी, अगर सेकेंड ऑर्बिट में है तो एक फिक्स एनर्जी आएगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में है तो उसकी फिक्स एनर्जी रहती है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। और यह बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बात रदरफोर्ड के मॉडल में, या रदरफोर्ड के मॉडल को गलत साबित करने के लिए काफी थी। दुनिया ये जानती थी अगर इलेक्ट्रॉन जैसा चार्ज पार्टिकल गोल गोल चक्कर लगाएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा। जब दुनिया को रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बताया कि भैया मैंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली है, तुम्हारे भाई ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली है, तो न्यूक्लियस एटम के सेंटर में रहेगा। दुनिया ने कहा हाँ भाई सही है भाई, तो सही है, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी तो ये बता रहे हैं न्यूक्लियस सेंटर में, हमने मान लिया। फिर उन्होंने कहा अच्छा न्यूक्लियस सेंटर में है, अब इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो दुनिया का चलो तुम्हारी बात ये भी मान ले रहे, भाई ने बोला मान लिया। लेकिन अब दुनिया वाले यहां पे खड़े हो गए कि भैया आप तो बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, लेकिन बाकी जो फिजिसिस्ट हैं वो बोलते हैं अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो लगातार एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी रेडिएट करता रहेगा लगातार। और अगर एनर्जी लगातार रेडिएट करता रहेगा तो न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज भरा है वो इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कम होने की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जाके गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और एटम खत्म। तो उन्होंने कहा अब इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने तो भाई न्यूक्लियस डिस्कवर करा, मेरी बात ये मान लो। तो उनका ठीक है भैया तुम्हारा न्यूक्लियस हमने ले लिया, लेकिन ये वाली बात हजम नहीं हो रही कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करके अगर एनर्जी लूज करेगा तो फिर एटम स्टेबल क्यों है? भाई आप और मैं भी एटम के बने हैं, और ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पढ़ते पढ़ते डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं कि भैया थैनोस ने चुटकी बजाय डिसइंटीग्रेट हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं। तो अब दरअसल में जब बोर को भी डाउट हुआ कि लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, तो उन्होंने कहा देखो इसका जवाब मेरे पोस्टुलेट में है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं बोर के मॉडल में भी, लेकिन उन्होंने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। जब तक वो एक ऑर्बिट में कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, और अगर एनर्जी वो लूज ही नहीं करेगा तो न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट भी इतना स्ट्रांगली नहीं कर पाएगा कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आकर गिर जाए। लोगों ने उनसे पूछा भैया ऐसा क्यों? कहता देखो यार अभी हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में ना बहुत कुछ ढूंढना बाकी है, तो हमें इलेक्ट्रॉन का भी सही से बिहेवियर नहीं पता, पर जो तुम कह रहे हो शायद वो गलत है और ये बात सही है, क्योंकि ये बात अगर मानी तो हमें जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखाई देता है अपनी आंखों से वो हम सही से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो फिर इसीलिए ये बात हमने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भाई जब तक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करेगा। फिर आगे आ गया तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि भैया फिर हाइड्रोजन से एनर्जी निकल कैसे रही है? तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी रेडिएट करता है या एब्जॉर्ब करता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में छलांग मारेगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन अभी यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट में है, अगर उसे सेकंड ऑर्बिट में छलांग मारनी है तो सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए उसे एनर्जी चाहिए होगी, और ये एनर्जी वो फोटोन से एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही एक फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ेगा सफिशिएंट एनर्जी का, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में चला जाएगा, और हायर एनर्जी से अगर लोअर एनर्जी में आएगा तो वो अपने अंदर से फोटोन एमिट करेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी के आने के दौरान इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एक फोटोन एमिट कर देगा, और ये वही वाला फोटोन एमिट करेगा जो इसने अभी एब्जॉर्ब करा था। तो यार अभी तो ऐसी कुछ बात हमने सुनी थी, सोची थी कि हाइड्रोजन एटम में जो हाइड्रोजन एटम है वो स्पेशल एनर्जी वाले ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है और स्पेशल एनर्जी वाले ही रिलीज करता है। यहां पर भी कुछ ऐसी बात आ रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक स्पेशल एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, और जितनी एनर्जी का फोटोन वो एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में गया है तो हायर से लोअर ऑर्बिट में आने के लिए वो उतनी ही एनर्जी का फोटोन एमिट भी करेगा। यानी हाइड्रोजन एटम
स्पेशल एनर्जी वाले ही फोटोन एब्जॉर्ब भी करता है और स्पेशल एनर्जी वाले ही फोटोन एमिट भी करता है। लेकिन ये बात अगर सही है तो इसका मतलब इनकी ये बात भी हमें माननी पड़ेगी, जो शायद थोड़ी अजीब लग रही है बट हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर आप नए नए अगर 11th में आए हो तो आप इस चैप्टर में ना बहुत सारी ऐसी अजीबोगरीब बातें पढ़ोगे जो आपको लगेगा यार बड़ी ही अजीब हैं, और इस वजह से आपका पढ़ने से थोड़ा मन हट भी सकता है, क्योंकि हमारी हैबिट होती है ना एक लाइन से सारी चीजों को समझने की और ऐसा मान के चलने की कि साइंस का काम है सारी चीजें सही से एक्सप्लेन करना। पर यहीं से आपको एक बात समझनी है क्लास 11 से ही कि साइंस हर चीज को सही से एक्सप्लेन करती है, लेकिन साइंस एक बार में पैदा हुआ एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, ये लगातार इवॉल्व होने वाला सब्जेक्ट है। तो इसीलिए आपने नोटिस करा होगा जो डाल्टन का एटॉमिक मॉडल था उसे इंप्रोवाइज करा थॉमसन ने, थॉमसन के मॉडल को इंप्रोवाइज करा रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड के मॉडल को इंप्रोवाइज करने की जिम्मेदारी ली हुई है बोर ने। साइंस एक एब्सोल्यूट ट्रुथ वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, वो कॉन्टिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है जैसे जैसे हमें चीजें और पता चल रही हैं। और इसीलिए कुछ चीजें हमें शायद अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में सही से नहीं पता है, ऐसे ही बोर को भी नहीं पता थी, तो उन्होंने कहा भैया ये वाली बात मेरी मान लो क्योंकि इससे बाकी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी, इसे बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ऐसे ट्रुथ हैं आपको इस चैप्टर के अंदर जो मानने होंगे ताकि आप एटम को अच्छे से समझ पाओ, और केमिस्ट्री को समझने के लिए एटम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई अब कि यार इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिट्स के बीच में ट्रांसफर करेगा तभी वो फोटोन एब्जॉर्ब या एमिट करेगा। और यहां पर कहानी क्या है, कहानी ये है अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो ये भाई साहब फोटोन एमिट करेंगे। ये बात याद रखना, बहुत काम की बात है। अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं तो अब उन्हें ये अब दुनिया को बोर को ये बताना था कि भैया ये जो फोटोन एब्जॉर्ब या एमिट हो रहा है इसकी कोई फ्रीक्वेंसी, इसका कोई वेवलेंथ भी होगा। तुमने अभी तक तो इतना यही पढ़ा है कि यार फोटोन का एक फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होता है। तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिट के बीच में जंप करेगा तो जो फोटोन एब्जॉर्ब या एमिट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बताओ तो कैसे निकलेगी। तो उनका अरे इतना लोड क्यों लेना यार। उन्होंने बोला हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी है, मान लो इस ऑर्बिट की एनर्जी है EI और इस ऑर्बिट की एनर्जी है EF, और इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट में रहता है तब तक उसकी वही एनर्जी रहेगी। यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी EI है, लेकिन अगर उसे इस ऑर्बिट में जाना है तो उसकी एनर्जी EF हो जानी चाहिए, और EF की वैल्यू EI से बड़ी होती है। तो यानी इलेक्ट्रॉन को अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है तो ये तभी जा सकता है जब ये अपनी एनर्जी को बढ़ाए, और इसी को एनर्जी बढ़ाने के लिए बाहर से हमें क्या देना पड़ रहा है, फोटोन। और अगर फोटोन देना पड़ रहा है तो फोटोन की एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए जिससे ये EI से EF बन जाए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। बड़ा ईमानदार है फोटोन। कहने का मतलब क्या है, जैसे मानो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, या इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में अभी है वहां पर उसकी एनर्जी है 100 जूल, और यहां पर उसकी एनर्जी हो जानी चाहिए 250 जूल। रैंडम नंबर बोल रहा हूं, एग्जैक्टली ये नहीं है। यहां 100 जूल है, यहां 250 जूल है, तो अभी इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी 100 जूल एनर्जी है, उसे लानी कितनी है 250, तो एक्स्ट्रा कितनी रिक्वायरमेंट है 150। तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी 150 जूल है। अगर कोई ऐसा फोटोन है जिसकी एनर्जी 150 से ज्यादा है तो ये उसको रिजेक्ट कर देगा। अगर कोई ऐसा फोटोन है जिसकी 150 से कम है, जैसे मान लो 75 है, तो ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि 275 वाले एब्जॉर्ब करके 150 और बढ़ा ले एनर्जी और एग्जैक्टली 250 करके ऊपर चला जाए, क्योंकि 100 तो पहले से इसके पास थी। ऐसा कभी नहीं करता। इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमने कहानी देखी है, बड़े ईमानदार हैं। ये एग्जैक्टली उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे जिसके पास उतनी एनर्जी हो जिससे वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट वाली एनर्जी में पहुंच जाए। तो अगर इस फोटोन के पास इन दोनों के गैप के ही बराबर एनर्जी होनी चाहिए, इसका मतलब है कि भैया अगर मान लो यहां पर 100 जूल एनर्जी है, यहां पर 250 जूल एनर्जी है, तो जो फोटोन ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा उसके पास इनके डिफरेंस के बराबर ही एनर्जी होनी चाहिए। इन शॉर्ट 150 जूल एनर्जी होनी चाहिए, है ना।
तो भाई यहां से यार एनर्जी कंजर्वेशन से हम सीधे एक फॉर्मुला बना सकते हैं। फॉर्मुला क्या बना सकते हैं? अगर मैं यहां से बनाने की कोशिश करूं, मैं ये फॉर्मुला बना सकता हूं कि ये जो फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है इसकी एनर्जी बराबर होगी दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के। और एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मुला आपने फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या पढ़ा था? h इंटू न्यू। और अगर ये फॉर्मुला पढ़ा था मेरे बच्चे, तो अगर h जो कांस्टेंट है उसे मैं दूसरी साइड भेज दूं तो न्यू का फॉर्मुला क्या आएगा? EF माइनस EI अपॉन H। अब ये थोड़ी सी मैथ उन्होंने लगाई बोर ने, और इसी को अगला पॉइंट बोल दिया कि यार जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हमारा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब या एमिट करेगा जब वो दो ऑर्बिट के बीच में ट्रांसफर करेगा, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय h के बराबर होगी। बस ये बात उन्होंने एक्सप्लेन कर दी। तो इससे उन्होंने दुनिया को ये भी बता दिया कि भैया ये जो फोटोन इलेक्ट्रॉन हमारा एब्जॉर्ब या एमिट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों बता रहे हो? उन्होंने कहा कि भैया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तुमने अलग अलग वेवलेंथ वाले फोटॉन्स देखे थे, तो अगर मेरे फॉर्मूले से वही वाले फोटॉन्स निकल आए तो उसका मतलब है मेरा मॉडल सही है। और अगर मेरा मॉडल सही है तो तुम्हें हाइड्रोजन एटम के मॉडल को अब मानना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। तो उनका बात तो सही है भैया। तो उन्होंने कहा चलो आगे चलो आगे। फिर तो उन्होंने इस दो ऑर्बिट के बीच में जब एनर्जी जब दो ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उनकी फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए या उनके फोटोन की वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला बता दिया EF माइनस EI अपॉन H। बाकी यार अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी है तो इसे आप C अपॉन लैम्डा करके भी लिख सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट और फोटोन की वेवलेंथ का डिवीजन से भी निकलता है। तो यहां से एक और फॉर्मूला बन सकता है। C को अगर इधर डिवाइड में भेजें और ये मेरे बच्चे H है, तो जो फोटोन की वेवलेंथ होगी उसका फॉर्मूला आ जाएगा EF माइनस EI अपॉन HC। पहला वाला फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी निकालने में हेल्प करेगा, दूसरा वाला फॉर्मूला वेवलेंथ निकालने में हेल्प करेगा, बशर्ते आपको उन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी पता हो जिन दो ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन हमारा जंप कर रहा है। अब ये फर्स्ट से थर्ड में भी जा सकता है, थर्ड से फर्स्ट में भी आ सकता है, फर्स्ट से सेकंड में भी जा सकता है, सेकंड से फर्स्ट में भी आ सकता है। तो ये ऑर्बिट के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो बोर ने इन सारी बातों से अब एटम के बारे में बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने ये तो बता दिया कि एटम में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो उन्होंने इस ऑर्बिट की रेडियस तक बता दी। उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन के पास सर्कुलर ऑर्बिट में कोई वेलोसिटी होगी। उन्होंने इस वेलोसिटी को निकाल के बता दिया। हर ऑर्बिट की कोई ना कोई एनर्जी फिक्स होनी चाहिए थी, उन्होंने इस एनर्जी को निकालने का भी फॉर्मूला बता दिया। तो बोर ने अपने पोस्टुलेट से और जो उस टाइम की फिजिक्स हमें पता थी उसको अप्लाई करके बहुत सारे रिजल्ट निकाले। अब ये बोर के हम ना फॉर्मूले पढ़ेंगे, इसके डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके डेरिवेशन अभी आपके काम के लिए नहीं है, पहली बात तो। और दूसरा मेरे बच्चे, इनको डेराइव करने के लिए आपको कूलम फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ना क्लास 12th के कॉन्सेप्ट हैं, तो मैं यहां पर उन्हें बताकर ना तो आपका वक्त जाया करूंगा ना अपना वक्त जाया करूंगा कि बस आपको इंप्रेस करने के चक्कर में कि देखो भाई मेरे को आता है, मैं बता सकता हूं। अरे यार मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूं तो मुझे वो पता है ऑलरेडी, लेकिन यहां पर अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप इसके कंक्लूजन याद रखो, ये कंक्लूजन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और एनसीईआरटी में भी सीधे इस मोमेंट पर इसके कंक्लूजन ही दिए हुए। तो सबसे पहला जो उन्होंने पॉइंट बताया वो ये बताया कि जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होती हैं, यानी जिनके ऊपर हाइड्रोजन एटम का मॉडल काम करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो उसकी रेडियस कितनी है। भाई अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में हो सकता है। मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में है या सेकंड में या थर्ड में, तो अलग अलग ऑर्बिट की रेडियस अलग अलग आएगी जो हम न्यूक्लियस के सेंटर से नापते हैं। तो इस रेडियस की वैल्यू निकालने में भी उनका फॉर्मूला हमारे काम आता है, और उनका फॉर्मूला ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला आएगा 0.0529 n स्क्वायर बाई z, और क्योंकि ये रेडियस है तो इसकी यूनिट हम एंगस्ट्रॉम ले रहे हैं जो कि लेंथ की एक यूनिट है। अब क्योंकि एटम ही खुद बहुत छोटा होता है तो उसकी रेडियस भी बहुत छोटी आएगी, और इस छोटी सी रेडियस को मेजर करने के लिए यूनिट हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस स्लाइड पे ना सबसे काम की चीज है यार ये चिड़िया, हम तो हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे थे, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज क्या हो गई। दरअसल में जब बोर ने अपने एटम के मॉडल को प्रपोज करा, मुझे जहां तक लगता है उन्हें रियलाइज हुआ कि यार उनका जो मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन पे ही काम नहीं करता, बल्कि हर उस चीज के ऊपर काम कर सकता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने भी हो चलेगा, 2 4 6 8 10 12 20, इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। तो यार
ऐसा कोई भी चीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसे उन्होंने बोल दिया हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, यानी ऐसी कोई भी चीज जिसमें हाइड्रोजन के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन खुद एक हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अगला एग्जांपल है हीलियम आयन। अगर मैं यहां पर इन सारी स्पीशीज के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखूं तो आपको आराम से दिखाई दे जाएगा। यानी एक काम करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर ना मेरे भाई एटॉमिक नंबर से भी बता सकते हैं, तो जगह थोड़ी बच जाएगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, यानी प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। हीलियम आयन लेना है आपको हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बनाने के लिए, एंड टू बी स्पेसिफिक He+ लेना है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी हीलियम में 2 प्रोटॉन है, तो नॉर्मल हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन बचे कितने हीलियम में, एक, हीलियम प्लस आयन में। ऐसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 3, लेकिन अगर 2+ का चार्ज है यानी 2 इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिए तो बचे कितने, एक। सिमिलर काम बेरिलियम के ऊपर भी होगा। तो आप नोटिस करो इस हर स्पीशी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, पर प्रोटॉन अलग अलग है। हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2, लिथियम में 3, बेरिलियम में 4, क्योंकि आप न्यूक्लियस से प्रोटॉन नहीं निकाल रहे हो, आप ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तभी उनके ऊपर ये चार्ज आया है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशी कैसे बोलोगे, ऐसी कोई भी स्पीशी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, भले चाहे प्रोटॉन कितने भी हो। तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात समझ में आई है। और किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए आप अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला लगा सकते हो 0.0529 n²/z। n यहां पर है नंबर ऑफ ऑर्बिट और z है हाइड्रोजन लाइक स्पीशी का एटॉमिक नंबर। जैसे अगर आप हाइड्रोजन के साथ काम कर रहे हो तो एटॉमिक नंबर 1 रखना, He+ के साथ काम कर रहे हो तो एटॉमिक नंबर 2 रखना, Li2+ के साथ काम कर रहे हो तो एटॉमिक नंबर 3 रखना, so on and so on and so on। तो आप किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशी में इलेक्ट्रॉन बस आपको पता चल जाए किस ऑर्बिट में आपको लेना है तो आप उसका रेडियस निकाल सकते हो एंगस्ट्रॉम में। तो फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो, अच्छा यहां पर सॉरी, क्वेश्चन से पहले एक जरूरी बात बता दूं, यहां पर एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट आता है जिसे बोलते हैं मेरे बच्चे बोर्स रेडियस। बहुत सारी किताबों में से R0 से डिनोट करा गया है, बहुत सारी किताबों में A0 से। ये क्या चीज होता है, तो हाइड्रोजन एटम की जो पहली ऑर्बिट है उससे बोलते हैं बोर, उस ऑर्बिट की रेडियस को बोलते हैं बोर रेडियस। तो बोर रेडियस को अगर मेरे को डिफाइन करना है तो मैं डिफाइन कैसे करूंगा कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बोर रेडियस, और उसे रिप्रेजेंट R0 या A0 से कर सकते हैं। और आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो मेरे बच्चे। भाई आपको ये तो पता है ना नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सी लेनी है, 1 फर्स्ट, और कौन से एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N की वैल्यू 1। तो अगर ये दोनों 1 रखोगे तो R0 आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। यानी अगर कोई पूछे बोर रेडियस कितनी होती है तो 0.529 एंगस्ट्रॉम। मुझे उम्मीद है ये वाला आइडिया आप लोगों को पकड़ में आ गया है। बोर रेडियस क्या है वो पकड़ में आया है, ये पता होना चाहिए। कई बार आपसे सवाल पूछा था इसके बारे में। अभी गाने को आगे बढ़ाएं, फटाफट छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो अगर मैंने तुमसे कहा कि Li2+ आयन में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 3rd ऑर्बिट में है, तो इसकी रेडियस बताओ कितनी आएगी, बता पाओगे? आसान है वैसे बताना। भाई हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, भाई अपने को पता है सॉल्यूशन में अगर बात करें तो Rn का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n²/z। ये अपने को आंसर एंगस्ट्रॉम में देगा। लिथियम आयन के लिए Z की वैल्यू 3 होगी, यानी इसका एटॉमिक नंबर 3 होगा, और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है वो भी 3 है, तो ये दोनों यहां पे पुट कर दो। तो Rn की जगह आप क्या लिखोगे, R3 लिखोगे आप। वैल्यू आएगी 0.529, 3 का स्क्वायर करोगे, डिवाइड में 3 करोगे तो एक 3 बचेगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना तो R3 की वैल्यू आएगी 9 3 27, कैरी हुआ 2, 3 2 6, 2 8, 3 5 15, तो 1.587 एंगस्ट्रॉम आएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी कैलकुलेशन सही होगी, ठीक है, बहुत जल्दी कैलकुलेट मैंने कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये फॉर्मूला आपको कैसे लगाना है। अब जरा सोचो इस फॉर्मूले की क्या खासियत है। यार लिथियम आयन हम देख भी नहीं सकते नेकेड आइज से, लेकिन अगर हमें बस इतना पता चल जाए कि हमें लिथियम आयन में इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में रखना है
उस ऑर्बिट की न्यूक्लियस से हम डिस्टेंस तक निकाल सकते हैं मैथमेटिकली। तो बोर के मॉडल के बहुत सारे प्रोमिनेंट यूज आते हैं। बोर के मॉडल ने एटम में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की रेडियस निकालने में तो हमारी हेल्प करी ही, साथ ही साथ उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से घूम रहा है वो वेलोसिटी निकालने में भी हमारी हेल्प करी। और उसका फॉर्मूला उन्होंने कुछ इस तरह से दिया कि इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में है हाइड्रोजन लाइक स्पीशी में, तो ऑर्बिट में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2.18 इंटू 10⁶ z बाई एन मीटर स्क्वायर। यहां पर किसी भी टर्म के ऊपर क्या नहीं, z बाई एन मीटर पर सेकेंड। यहां पर देखो किसी भी फॉर्मूले किसी भी टर्म के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। और एक बात नोटिस करो, यहां से nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका ऑर्बिट के नंबर के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। यानी अगर ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। और ये बात ना आप इस एनिमेशन में देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन जब पहली ऑर्बिट में है तो जल्दी जल्दी चक्कर लगा रहा है, यानी वेलोसिटी ज्यादा है, और जब सेकंड ऑर्बिट में गया तो धीरे धीरे चक्कर लगा रहा है, वेलोसिटी कम हो गई। तो अगर ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, और जितना ज्यादा ऑर्बिट का नंबर बढ़ता चला जाएगा वेलोसिटी उसी प्रोपोर्शन में कम होती जाएगी। और अगर ये इस तरह से रेसिप्रोकल में आया है तो एक्सपोनेंशियली कम होगी। तो मुझे उम्मीद है यहाँ से ये पैटर्न आपको समझ में आया, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। इस फॉर्मूले के डेरिवेशन पे प्लीज अभी मत जाना। बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है, पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उनके अंदर ये वाई वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि यार ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, कैसे आया। तो अगर आप कमेंट करके बताना आपको अगर इनका डेरिवेशन चाहिए होगा, तो यार जिन बच्चों को डेरिवेशन चाहिए होगा मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेजॉरिटी के लिए आपको मैं ट्रस्ट मतलब आप यकीन मानिए आपको अभी इसके डेरिवेशन की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसका अलग से बिल्कुल चैप्टर के बाद में खत्म करके वीडियो बना दूंगा, ताकि भाई जिनको चाहिए वो आराम से पढ़ पाए, उनकी आत्मा को थोड़ी शांति मिले। बाकी आगे बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट लेते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशी में। तो एनर्जी का फॉर्मूला इतना लंबा चौड़ा आता है, लेकिन डरना नहीं, ऐसे ही फॉर्मूले वेलोसिटी और रेडियस के भी आते हैं। हमने क्या करा था भाई, इन फॉर्मूले में ना बहुत सारे को कांस्टेंट नंबर है, जैसे 2 पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दी हमने, h एक कांस्टेंट है। तो आप घबराना मत, ये बस लिखने का तरीका था आपको ये बताने के लिए। इतने बड़े बड़े फॉर्मूले आते हैं वेलोसिटी के भी और दरअसल में रेडियस के भी, पर हमने उन्हीं को शॉर्ट करके सीधे काम का रिजल्ट लिख दिया है। ऐसे ही हम एनर्जी के लिए भी करेंगे। अगर nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें निकालनी है, तो क्योंकि ये सारे नंबर कांस्टेंट हैं, 2 पाई m e h 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कांस्टेंट हैं। तो इसको इन सारे कांस्टेंट नंबर को सॉल्व करके जो नंबर आता है वो आता है कांस्टेंट नंबर RH। वेरिएबल के नाम पे जो बचेगा वो बचेगा Z² यानी हाइड्रोजन लाइक स्पीशी का एटॉमिक नंबर, और n² यानी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है जिसकी एनर्जी हमें निकालनी है। तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। RH को मेरे बच्चे अपन बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू यहां पर आएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो ये हमारा nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन ये जो हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट हम जब रख रहे हैं जूल में, तो ये फॉर्मूला जूल में आ रहा है, पर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हो। और अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने गए, यानी अलग अलग यूनिट में निकालने गए, तो फॉर्मूले हमारे चेंज होते चले जाते हैं। अगर आप किलो जूल पर मोल में निकालोगे, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, सॉरी एक मोल एटम के लिए एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट निकालोगे, तो फॉर्मूला आएगा -1312 Z² अपॉन n²। ये यूनिट है किलो जूल पर मोल। पर अगर आप एक एटम के लिए निकालोगे तो एक एटम के लिए RH की वैल्यू क्या रख दो, 2.18 इंटू 10⁻⁻18, यानी पुराना वाला ये फॉर्मूला। ये बस मैंने RH की वैल्यू रख दी है, यहां पर RH की वैल्यू रख दी है 2.18 इंटू 10⁻⁻18। तो एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में है तो ये उसकी रेडियस का फॉर्मूला है। पर अगर जूल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें, जो कि ज्यादा कन्वीनियंट है अपने लिए, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल आता है, -13.6 Z² अपॉन n²। यहां पर नोटिस करो, एनर्जी के फॉर्मूले में Z में भी स्क्वायर है, n में भी स्क्वायर है। वेलोसिटी में ना तो Z में था ना n में, और Z न्यूमरेटर में था n डिनोमिनेटर में। और रेडियस में n के ऊपर स्क्वायर था, Z के ऊपर नहीं था, Z न्यूमरेटर n² न्यूमरेटर में था, Z डिनोमिनेटर में। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बहुत अच्छे से बाय हार्ट। जितने ज्यादा होंगे फॉर्मूले भाई साहब तुम्हें याद, उतनी जल्दी जल्दी तुम न्यूमेरिकल बना पाओगे, उतनी जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। फिर ये तुम गाना नहीं गाओगे कि अरे सर थ्योरी समझ में आती है, न्यूमेरिकल नहीं कर पाते। तो भाई न्यूमेरिकल अगर नहीं कर पाते हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें थ्योरी अच्छे से पकड़ में आई हो, और अगर थ्योरी पकड़ में आ गई फिर भी न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे, तो ये बहुत समस्या की बात है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि
तुम सही से या तो क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हो, या क्वेश्चन में फॉर्मूले में कैसे वैल्यू पुट करी जाती है, कैसे मैनिपुलेट करा जाता है, ये नहीं कर पाते हो। इसको करने का एक ही तरीका होता है, तुम भरसक पहले, और जो हमारे वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्पल्स में दिए होते हैं, जिसमें सोल्यूशन है आपके सामने, उनको देखो, उनको करो कि क्या लॉजिक लगाया है, कैसे कॉन्सेप्ट लगाया, हर एक बारीक बात पर ध्यान रखो। धीरे धीरे फिर इंप्रोवाइजेशन होगा, क्योंकि अगर थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल नहीं हो रहे तो ये बहुत समस्या वाली बात है। ठीक है, थ्योरी पढ़ ले रहे हो उसका मतलब आप सिंसियर बच्चे हो, और सिंसियर बच्चों से अगर न्यूमेरिकल नहीं हो रहे तो ये समस्या वाली बात है। कुछ हमारे महारथी ऐसे भी होते हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं है, तो उनको ना तो थ्योरी पकड़ में आ रही है, और जब थ्योरी नहीं पकड़ में आएगी न्यूमेरिकल कहां से आएंगे। तो सिंसियर बच्चों से अगर न्यूमेरिकल नहीं हो रहे तो ये एक समस्या वाली बात है। ठीक है, तो उस पर बहुत डट के काम करने की जरूरत है। सोल्यूशन मैंने बताया, आप पहले क्वेश्चंस कैसे, जो हमारे एग्जांपल्स हैं, जो हमारे सॉल्व एग्जांपल्स हैं, जो आपको मैं भी कराऊंगा, आप अपनी बुक से भी देख सकते हो, पहले उनको ऑब्जर्व करो, कैसे क्वेश्चंस में क्या क्या डेटा दिया है, कैसे उसे हमने पुट करा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाया। हर एक बात अपने दिमाग में रखो, हर एक क्वेश्चन तुम्हें कुछ ना कुछ नई बात सिखा के जाएगा, इसे तुम अच्छे से याद रखो, और फिर धीरे धीरे इंप्रोवाइजेशन करने की कोशिश करो। वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन दोबारा खुद से लगाने की कोशिश करो, तब नए क्वेश्चन के ऊपर मूव करो। तो धीरे धीरे अपना मोरल बूस्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए चलो, तुमसे पक्का न्यूमेरिकल बनेंगे। लेकिन ये बात कहने में बड़ी आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। तो जो इन मुश्किल कामों को करेगा वही डेफिनेटली इंप्रोवाइजेशन ला पाएगा, क्योंकि सिंसियर बच्चों का नंबर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इतना हार्डवर्क डालने वाले, मेहनत करने वाले बच्चे थोड़े कम होते हैं। ठीक है, पर अगर इलेक्ट्रॉन की आप एक एटम में इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट की nth ऑर्बिट में एनर्जी निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा -13.6 Z²/n²। अब यार यहाँ पर माइनस कैसे आया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, केमिस्ट्री में बहुत जगह काम आएगा। दरअसल में वैसे तो इसको बताने का एक मैथमेटिकल तरीका भी है जो एनसीईआरटी में गिवन, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं मेन मुद्दे की बात बताता हूँ जो बहुत जगह लॉजिकली आपको समझने में काम आएगा। केमिस्ट्री में कहीं पर भी अगर दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आया है, और इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आने वाली तुम्हें एनर्जी निकालनी है, तो हमेशा नेगेटिव आती है। यहां पर भी प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, ये जो एनर्जी है ये उसी टोटल एनर्जी की वजह से आया है। तो इस टोटल एनर्जी की वैल्यू निगेटिव आना लाजमी है, क्योंकि नेगेटिव दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आया है। पूरी केमिस्ट्री में कहीं पर भी अगर दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है और वहां पर उस पूरे सिस्टम की एनर्जी बोली गई है, वो निगेटिव आती है। नेगेटिव एनर्जी आने का मतलब है कि इतनी नेगेटिव एनर्जी की वजह से ये चीज स्टेबल है। किसी भी चीज की एनर्जी अगर नेगेटिव होगी हम उसे स्टेबल मान के चलेंगे, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना स्टेबल होगा, जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी हम उसे उतना अनस्टेबल मानेंगे। और केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बहुत सारी चीजों को समझने में। तो इसलिए मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन में जाने की बजाय काम की बात बता रहा हूं। नेगेटिव का मतलब है इतनी एनर्जी की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में स्टेबल है। अगर तुमने इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाएगा और उस ऑर्बिट से भागकर एटम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जी आने का मतलब है कि इस एनर्जी को लाने के लिए दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एस्टैब्लिश हुआ था, जिसकी वजह से उन दोनों चीजों के बीच में स्टेबिलिटी आई थी। एटम में इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हुआ था उस ऑर्बिट में। इतनी ही एनर्जी नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव दे दोगे उस इलेक्ट्रॉन को तो वो भग के बाहर चला जाएगा एटम से, ये कहने का मतलब होता है। तो एनर्जी ऑफ हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया इन nth ऑर्बिट। अब देखो, अगर हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है एक एटम के लिए -13.6 Z²/n², तो हम अलग अलग ऑर्बिट में ना हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी निकालते हैं। एंड कीप इन माइंड हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। n बदल सकता है क्योंकि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में भी आ सकता है, सेकंड में भी, थर्ड में भी। अब कुछ बच्चों का यहाँ पे दिमाग ठनक सकता है, वो कहेंगे अबे यार हमने तो यार 10th क्लास तक यही पढ़ा था कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में भी होता है, और मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि फर्स्ट में भी जा सकता है, सेकंड में भी। तो भैया जो तुमने फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पढ़ा था हाइड्रोजन एटम में, वो उसकी नॉर्मल स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट में था, जब आपने उसको एनर्जी दी ही नहीं थी। यार हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही नॉर्मली रहना पसंद करेगा जब तक आप उसे एनर्जी नहीं दोगे, क्योंकि बोर ने खुद बोला इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट में रहता है जब तक आप उसे एनर्जी नहीं देते हो। जैसे ही उसे एनर्जी दे दोगे तो वो किसी और ऑर्बिट में जंप कर सकता है, सेकंड में भी जा सकता है। अगर तुमने सेकंड के बराबर एनर्जी दी सेकंड में चला जाएगा, थर्ड के बराबर एनर्जी दी थर्ड में चला जाएगा। अरे जैसे होता है ना कि अगर तुम घर में पापा से पार्टी के लिए पैसे मांगने गए, अब पार्टी में खर्चा होने थे 200 रुपए, पापा ने गलती से दे दिए 500, तो तुम 500 वाली पार्टी करके आओगे ना। तो यही कहानी इलेक्ट्रॉन के साथ भी है। इलेक्ट्रॉन को अगर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ही जाने वाली एनर्जी फोटोन ने दी तो वो सेकंड में ही जम करेगा,
पर अगर मान लो फर्स्ट से फिफ्थ में जाने वाली एनर्जी दे दी तो वो वेट नहीं करेगा कि सेकंड तक ही मेरे को जाना था, वो फिफ्थ में जंप कर जाएगा। ऐसी कहानी चलती है। तो अब देखना, हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं तो z की वैल्यू 1 डाली, n की वैल्यू अलग अलग डाल सकते हैं। तो अगर हाइड्रोजन एटम के z के बारे में बात करें तो 1 है। अब सबसे पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, z की जगह तो 1 डाला, n की जगह 1 डालो, तो आंसर आएगा -13.6। यानी अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, उसकी एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये सेकंड ऑर्बिट में चला गया तो सेकंड ऑर्बिट में उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, तो n की जगह इस फॉर्मूले में 2 डालो, z की जगह 1, तो n का स्क्वायर कर दिया, n 2 का स्क्वायर करा 4, तो -13.6 को 4 से डिवाइड कर दो, तो -13.6 को 4 से डिवाइड करोगे, मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर रखा है, ये आंसर आएगा -3.40। तो एक बात नोटिस करो, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है तो उसे अपनी एनर्जी को -13.6 से -3.4 पर लेकर जाना पड़ेगा, और नेगेटिव में नंबर जितना छोटा आएगा वैल्यू उतनी बड़ी आ रही है, तो एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा एक तरह से, और एनर्जी को बढ़ाने के लिए ही हम एक्स्ट्रा फोटोन की एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे, और उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जितना इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस है। अगर मैं ये डिफरेंस निकालने बैठूं तो देखते हैं डिफरेंस आ कितना रहा है। अगर मैं इन दोनों ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस निकालूं तो 13.6 और 3.4 को मैं माइनस कर देता हूं, तो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 3 गया 0, ये आ रहा है 10.2। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी का जो गैप है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करना है हाइड्रोजन एटम में, तो उसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो वो सेकंड से थर्ड में जंप करना चाहता है या फर्स्ट से थर्ड में जंप करना चाहता है, तो एनर्जी का गैप कितना चाहिए होगा, तो उसके लिए थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। थर्ड ऑर्बिट में n की वैल्यू हम 3 डाल देंगे। अब हाइड्रोजन एटम के लिए काम कर रहे हैं तो z की वैल्यू 1 डाल देंगे, हीलियम के लिए करते तो 2 डालते, लिथियम के लिए करते तो 3 डालते। तो जैसे यहां पर हमने 1 डाला, यहां पर 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -13.6 को 9 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा -1.51। तो नोटिस करो थर्ड और सेकंड ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का गैप जो है ना वो बहुत तेजी से घट गया। सेकंड ऑर्बिट में 3.40 मैग्नीट्यूड की एनर्जी थी, थर्ड ऑर्बिट में 1.51 है, 10 में से 1 गया, 9 बचा, 13 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 8, 2 में से 1 गया तो बचा 1, तो ये डिफरेंस आ रहा है 1.81 का, 1.89 का सॉरी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करो, अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करना है तो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है 10.2, बहुत हाई एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। पर अगर वो सेकंड से थर्ड में जंप कर रहा है तो बहुत ही नन्ना मुन्ना एनर्जी का फोटोन हमें चाहिए होगा नीचे वाले के कंपैरिजन में, सिर्फ 1.89। तो यहां से ना 2 बातें समझनी है आपको। पहली, जैसे जैसे हम लोग एटम में ऑर्बिट्स में बाहर की तरफ जाते जाते हैं तो 2 कॉन्सिक्यूटिव एनर्जी के बीच का एनर्जी गैप कम होता चला जाता है। ये बात केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने में हमारी हेल्प करेगा। जितना ज्यादा आप ऑर्बिट में आगे चलते चले जाओगे 2 ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी का गैप और कम हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी का गैप बहुत है, सेकंड और थर्ड के बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम हो गया। थर्ड और फोर्थ में जाओगे तो फर्स्ट वाले से और कम हो जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ में एनर्जी का गैप और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप एटम की ऑर्बिट के बाहर चलते चले जाओगे 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी का गैप लगातार कम होता चला जाएगा और बहुत तेजी से कम होगा, ठीक है। और हर 2 ऑर्बिट के बीच में एनर्जी, हर 2 ऑर्बिट में अगर 2 ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन को अगर जंप कराना है तो उतनी ही एनर्जी का फोटोन हमें देना पड़ेगा जितना उन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस है। अगर हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट से सेकंड के बीच में जंप कराना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी का फोटोन देना पड़ेगा। मान लो सीधे फर्स्ट से थर्ड में कराना है तो इनके सम के बराबर एनर्जी वाला फोटोन हमें देना पड़ेगा, क्योंकि सीधे फर्स्ट से थर्ड में कराना है, आप सीधे फर्स्ट से थर्ड में भी इलेक्ट्रॉन जंप करा सकते हो बिना सेकंड में भेजे उसे। और ऐसे ही वो थर्ड से जब वापस आएगा तो पहले 2 में आ सकता है, फिर 1 में, या फिर सीधे थर्ड से 1 में जंप कर सकता है, ऐसा भी वो कर सकता है। इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में भी जाता है फोटोन एब्जॉर्ब करके, और हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है फोटोन एमिट करके। अब इन सारी कहानियों से हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, क्योंकि भाई बोर ने इसी बात की जिम्मेदारी ली थी कि भैया मेरा हाइड्रोजन एटम अगर मेरा वाला फॉलो कर लो तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो जाएगा, और हाइड्रोजन एटम हमें अपनी नेकेड आई से दिखता है, अगर मेरी थ्योरी उसे एक्सप्लेन कर पा रही है तो मतलब मेरी थ्योरी सही है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या वाकई में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बोर का मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं। तो बोर ने क्या बताया था, बोर ने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिट के बीच में जंप करेगा, मान लो हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो एक फोटोन एमिट करेगा। हायर से लोअर ऑर्बिट में जब जंप करता है तो फोटोन एमिट करता है, और लोअर से हायर में जाता है तो फोटोन एब्जॉर्ब करता है। तो
अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो फोटोन एमिट होगा, और इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस और प्लांक कांस्टेंट के डिवीजन के बराबर आएगी, ठीक। यानी फ्रीक्वेंसी आएगा EF माइनस EI अपॉन H। बाकी EF अभी अभी हमने पढ़ा था कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कितना होता है, तो फॉर्मूला था -2.18 इंटू 10 टू द पावर -8 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। तो अगर हमारी ऑर्बिट का नंबर f है तो इसे आप NF लिख सकते हो, NF स्क्वायर। ऐसे ही EI क्या आएगा, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 Z स्क्वायर अपॉन NI स्क्वायर। ये दोनों इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो आपको नोटिस करना है भाई दोनों एनर्जी के डिफरेंस में H कॉमन डिवाइड हो रहा है, तो H को बाहर निकाल लो, इन दोनों को अलग अलग बस सब्ट्रैक्ट कर दो। और जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो इन एनर्जी के फॉर्मूले में पहले से नेगेटिव है, तो EI के फॉर्मूले में भी नेगेटिव है और यहां पर भी नेगेटिव है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या करा, रिजल्ट ऐसे निकाला, H को बाहर कॉमन ले लिया तो 1/H आ गया। जो EF है वो आ गया ये पूरी वैल्यू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 Z स्क्वायर अपॉन NF स्क्वायर। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया, ये वैल्यू आ गई। अब ये न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा, पूरा कॉमन होकर बाहर आ जाएगा। तो हमने इस न्यूमरेटर को पूरा कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में बस बचा क्या अपने पास, 1/NF स्क्वायर नेगेटिव और 1/NI स्क्वायर पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला नंबर पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव वाला बाद में। तो ये रिजल्ट आ गया 1/NI स्क्वायर माइनस 1/NF स्क्वायर। ये उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी है जो इन दो ऑर्बिट के बीच में मूव कर रहा है, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है। मान लो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी, आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो न्यू का फॉर्मूला क्या था, C/λ, ये यहां डाल दो। अब इक्वेशन में पुट करोगे तो C/λ आ जाएगा इस नंबर के बराबर। हमने न्यू की जगह C/λ डाल दिया। अब C भी कांस्टेंट है, हम चाहे तो इसे इधर भेज दें, तो C को इधर भेज दिया, तो 1/λ बना दिस नंबर डिवाइडेड बाय C इंटू H। अब नोटिस करो ये कांस्टेंट नंबर है जिसे आप रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हो, C एक कांस्टेंट है, H एक कांस्टेंट है, तो इन तीनों कांस्टेंट को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट आता है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। एंड टू योर सरप्राइज इस कांस्टेंट को भी रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। अब यहीं से होने लगता है बहुत बड़ा हल्ला। अब बच्चों को लगता है यार साला एक कांस्टेंट की दो वैल्यू कैसी है भाई, अभी RH की वैल्यू आप बता रहे हो 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7, इससे पहले आपने बताई थी जो वैल्यू आई थी वो थी 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18। कौन सी ले रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, तो आंसर है, कहानी बड़ी सिंपल है मेरे बच्चे, अगर तुम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करके तो सिर्फ तुम ये वैल्यू लो, यानी अगर एनर्जी के यूनिट में निकालनी है तुम्हें रिडबर्ग कांस्टेंट एनर्जी के यूनिट में, तो उसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। अगर तुम मीटर के टर्म में निकालना चाहते हो तो आएगी 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। तो क्वेश्चन में अगर मान लो सिर्फ टीचर तुम्हारे पूछ ले कि भैया रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो तुम दोनों ही रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो तुम दोनों लिखकर आना, सब्जेक्टिव अगर आंसर हो। ऑब्जेक्टिव में ऐसा कभी नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्टिव में हुआ तो हो सकता है मल्टीपल चॉइस में आ जाए, लेकिन मल्टीपल चॉइस में मतलब जिसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आया और उन्होंने कुछ बात नहीं बताई कि मीटर इनवर्स में बताना है कि जूल में बताना है, तो मेरे भाई तुम दोनों ही यूनिट दोनों ही वैल्यू लिखकर आओगे, 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 वाली और ये वाली भी, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट में और दोनों ही रिडबर्ग कांस्टेंट है, बस ये वेवलेंथ निकालने में काम आता है ये वाली वैल्यू, और वो वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी या एनर्जी निकालने में काम आती है। तो इसीलिए आप जो निकाल रहे हो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट निकाल रहे हो, तो आप सीधे रिडबर्ग कांस्टेंट की पुरानी वाली वैल्यू ले सकते हो 2.18 वाली। अगर आप फोटोन की वेवलेंथ निकाल रहे हो तो आप ये वैल्यू लोगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 1/λ को, जिसमें लैम्डा वेवलेंथ है, इसमें 1/λ को हम वेव नंबर भी बोलते हैं, तो ये फॉर्मूला वेव नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। कुछ किताबों में यहां पर न्यू बार लिखा होगा, जिन्होंने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को वेव नंबर बोलते हैं, तो ये फॉर्मूला वेव नंबर निकालने का भी है। अब इससे हाइड्रोजन, आपको याद होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए यही तो कुछ फॉर्मूला आ रहा था, मतलब ये अगर ये जो वेवलेंथ है, अगर यही वेवलेंथ हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सारी वेवलेंथ प्रोड्यूस करके दे दे, तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला जो हमने क्या नाम है बोर के मॉडल से प्रूफ करा है, ये बिल्कुल सही है। और एक बात बताता हूं, आपको याद है कि दरअसल में हम लोगों को ये अलग अलग वेवलेंथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पता थे क्या आ रहे थे। जब हम लोगों ने विजिबली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखा था तो हमें एक हमें रेड कलर का वेवलेंथ देखने को मिला था, जो लगभग
700 नैनोमीटर का था। याद है वो जो वीडियो दिखाया था मैंने, उसमें रेड कलर की लाइन दिख रही थी, फिर एक ब्लू कलर की, फिर एक वॉयलेट कलर की। तो रेड कलर वाला वेवलेंथ 700 आता है, ब्लू वाला लगभग लगभग आपको मिलेगा क्या नाम है 500 नैनोमीटर के आसपास, वॉयलेट वाला मिलेगा आपको वेवलेंथ लगभग लगभग 400 नैनोमीटर के आसपास। यानी अगर ये सारी वेवलेंथ इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएं तो इसका मतलब है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो बोर के मॉडल से प्रूव हुआ है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने बोर के मॉडल से बनाया है। और अगर आप यहां पर Ni की वैल्यू 2 रख दो और Nf की वैल्यू 3, 4, 5, 6 रखते चले जाओ तो आपको यही सारे लैम्डा मिलते हैं। तो क्योंकि ये फॉर्मूला उन्हीं लैम्डा को प्रोड्यूस करके दे रहा है जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखे थे, इसका मतलब है ये फॉर्मूला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहा है। और अगर ये फॉर्मूला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब है कि बोर का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर ले रहा है, तो इसका मतलब है बोर का मॉडल सही है। तो ये कहानी थी बोर के मॉडल की। फाइनली फॉर्मूला ये आएगा, आप इसी को RH भी लिख सकते हो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद है, हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी कि यार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो कंप्लीट था उसमें लाइमन ने अल्ट्रावायलेट रेंज को ढूंढा था, बामर ने विजिबल को ढूंढा था, पास्चन ने इंफ्रारेड को। तो क्या ये फॉर्मूला उन सबको रिप्रेजेंट करता है? तो आंसर है यस, ये फॉर्मूला उन सबको भी रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है? तो दरअसल में कैसे हमें अलग अलग सीरीज देखने को मिली, कैसे लाइमन, कैसे बामर, कैसे पास्चन सीरीज हमें देखने को मिली, तो इसको एक्सप्लेन करा दरअसल में बोर ने कुछ इस तरह से कि लाइमन सीरीज यानी लाइमन ने जो अल्ट्रावायलेट रेंज ढूंढी थी क्या नाम है फोटॉन्स की हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, वो कब बनती है? तो उन्होंने बताया जब कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो हमें हमेशा ऐसी वेवलेंथ देखने को मिलती हैं जो अल्ट्रावायलेट रेंज में आती हैं। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन हमारा है सेकेंड ऑर्बिट में, सॉरी थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जब जंप कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो फोटोन एमिट हो रहा है, उसकी वेवलेंथ है 103 नैनोमीटर। जब सेकंड से फर्स्ट में जंप करता है तो उसकी वेवलेंथ आती है 122 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ जो है ये उस फोटोन की वेवलेंथ है जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड से फर्स्ट में जंप करता है तो वेवलेंथ 122 आती है। जब थर्ड से फर्स्ट में जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ 103 आती है। जब फोर्थ से फर्स्ट में जंप करता है तो वेवलेंथ 97 आती है नैनोमीटर। अब ये सारी वेवलेंथ मेरे बच्चे लाई करती हैं अल्ट्रावायलेट रेंज के अंदर, और लाइमन ने अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ्स को ही ढूंढा था। ऐसे ही तो उन्होंने ये बताया कि भैया लाइमन सीरीज कैसे आई होगी हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर लाइमन सीरीज तब आएगी जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से हमेशा जंप करे फर्स्ट ऑर्बिट में। यानी इलेक्ट्रॉन के लिए जो इनिशियल ऑर्बिट होगी वो 1 होगी और फाइनल ऑर्बिट 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही बामर भी एक्सप्लेन हुई। बामर तो विजिबल रेंज थी, विजिबल में हमें जो अलग अलग फोटोन मिलेंगे उनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होगी। तो देखो यहां पर तो बामर सीरीज कैसे बनी, बोर ने कैसे बताया? उन्होंने बताया भाई बामर सीरीज तब बनती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करे। मान लो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है तो जो फोटोन वो एमिट करेगा उसका वेवलेंथ है 656 नैनोमीटर। रेड कलर का फोटोन 700 के आसपास है। ऐसे ही अगर फोर्थ से वो जंप करेगा सेकेंड में तो 486 वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगा जो कि लगभग लगभग ब्लू के आसपास है। फिर ये धीरे धीरे वॉयलेट की तरफ जा रहा है। तो दिखाई दे रहा है, रेड कलर दिखा, ब्लू दिखा, वॉयलेट दिखा। तो ये हमें जो अलग अलग कलर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिले थे फोटॉन्स के, वो एटम के मॉडल से कैसे एक्सप्लेन हुए, बोर के एटम के मॉडल से कैसे एक्सप्लेन हुए? तो ये बोर के मॉडल से ऐसे एक्सप्लेन हुए कि अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी हायर ऑर्बिट से अगर सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो वो विजिबल फोटोन एमिट करता है या विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर लाई करता है, जिसे बामर ने ढूंढा था और उसका नाम रख दिया था बामर सीरीज। ऐसी पास्चन के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर ऑर्बिट से जंप करेगा थर्ड ऑर्बिट में। तो हमारे लिए पास्चन सीरीज कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा हो, और जंप वो कहां से करेगा? किसी हायर ऑर्बिट से। ऐसे ही जो हमारा लाइमन, बामर, पास्चन, फिर आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा? 4 में। पास्चन उसमें 5 में, फुंड उसमें 6 में जंप करेगा। तो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो दरअसल में आराम से अलग अलग जो सीरीज आ रही थी लाइमन की, बामर की, पास्चन की, वो एग्जैक्टली वही वेवलेंथ दे रहे थे जो हमने इस फॉर्मूले से निकाली है।
तो अगर ये फॉर्मूला हमने बोर मॉडल से डेवलप करा है और ये फॉर्मूला जो वेवलेंथ हमें दे रहा है दो ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन के जंप करने पर आने वाले फोटोन की वेवलेंथ दे रहा है, और ये वही वेवलेंथ आ रही है जो लाइमन बामर फाशन सीरीज में मिली थी, तो मतलब है कि बोर का मॉडल बिल्कुल सही है। और इन सीरीज के अलग अलग फॉर्मूले भी होते हैं मेरे बच्चे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और क्यों इन सीरीज के फॉर्मूले अलग अलग हैं उसकी कहानी अभी भी मैंने बताई आपको। भाई आपको पता है जनरल फॉर्मूला एक फोटोन की वेवलेंथ निकालने के लिए दो ऑर्बिट के बीच में ट्रांजिशन का ये है। अब आपको पता है लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन हमेशा आकर गिरेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, तो Ni की वैल्यू हमेशा 1 रखोगे और Nf की वैल्यू 1 से बड़ा कोई नंबर हो सकती है, 2 3 4 ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो Nf की जगह 2 3 4 5 रखोगे, कुछ भी रखोगे, तो यहां पर जो वेवलेंथ आएगी वो दरअसल में आएगी ऐसे फोटॉन्स की वेवलेंथ जो अल्ट्रा वायलेट रेस की वेवलेंथ होती है। अगर आपने Ni की वैल्यू 2 रखी, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो यहां पर विजिबल लाइट के फोटॉन्स निकलते हैं और उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में गिराओगे। और कहां से गिर सकता है? किसी भी हायर ऑर्बिट से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, कहीं से भी गिर सकता है। तो आप यहां पर n की वैल्यू तो यानी NF जो है वो 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, और वो आकर अल्टीमेटली कौन सी ऑर्बिट में गिरेगा? सेकंड ऑर्बिट में। तो हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा भाई, RH की जगह RH रहेगा, Z स्क्वायर की जगह Z स्क्वायर, Ni बस क्या बन जाएगा बामर सीरीज के लिए 2, और N की NF क्या बन जाएगा 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगर उन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन बामर सीरीज में फिफ्थ ऑर्बिट से जंप कर रहा है तो NF की वैल्यू 5 रख देना, Ni की वैल्यू 2 रख देना। तो बामर सीरीज के लिए Ni फिक्स रहेगा 2, लाइमन के लिए Ni फिक्स रहेगा 1, पास्चन के लिए Ni फिक्स रहेगा 3, ब्रैकेट के लिए फिक्स रहेगा 4, फुंड के लिए रहेगा 5, हम्फ्री भी होता उसके लिए रहेगा 6। मैंने शायद फुंड के लिए पहले 6 बोल दिया था क्योंकि मेरे दिमाग में जल्दी जल्दी में शायद फुंड आ गया था, हम्फ्री होगा 6, ठीक है। बाकी जो n आपको बाद वाले लेने हैं वो इस नंबर से आगे कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी फुंड के लिए n की वैल्यू 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, ब्रैकेट के लिए 5 6 7 हो सकती है। और याद रखना लाइमन सीरीज यूवी रेज वाले फोटॉन्स की वेवलेंथ देता है, बामर विजिबल लाइट के फोटॉन्स का वेवलेंथ देता है, पास्चन इंफ्रारेड के फोटॉन्स की वेवलेंथ देता है, और इसके आगे वाले सारे इंफ्रारेड देता है, फुंड फार इंफ्रारेड, हम्फ्री फार इंफ्रारेड देता है। इंफ्रारेड के बियॉन्ड हमें अभी देखा कि इसमें देखने को नहीं मिला है, रेडियो वेव्स हमें यहां पर देखने को नहीं मिली। तो इस तरह से आप अलग अलग जो सीरीज हमने ऑब्जर्व करी थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उन्हें बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इस पूरे कहानी में बस एक दो बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट याद रख लेना। अगर किसी भी सीरीज के लिए, चाहे वो लाइमन हो या बामर हो या पास्चन हो या ब्रैकेट हो या फुंड हो, अगर कभी भी वो कहे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला बताओ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब आएगी जब एनर्जी ना मैक्सिमम होगी, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। भाई अपन ने पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, S तो कांस्टेंट, C तो कांस्टेंट, तो E और लैम्डा में कैसा रिलेशन? इनवर्स। तो अगर तुम्हें ये शॉर्टेस्ट चाहिए तो एनर्जी ऑफ फोटोन मैक्सिमम चाहिए, और एनर्जी ऑफ फोटोन तब मैक्सिमम आएगा जब ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा है। तभी तो अगर एनर्जी ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी का गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करने के लिए बहुत एनर्जी का गैप चाहिए होगा, तो उतनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन वो एमिट करेगा। तो कभी भी अगर आपको लैम्डा किसी भी सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट चाहिए तो जो फाइनल हमारा ऑर्बिट नंबर होगा वो इनफाइनाइट होगा। और अगर तुम्हें सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ चाहिए, यानी एनर्जी तुम्हें मिनिमम चाहिए, ये यहां पर एनर्जी मैक्सिमम आएगी। वाह क्या लिखा है यहां पर मेरे भाई, एनर्जी मैक्सिमम आएगी। चल जा भाई, क्या हो गया यहां पे, कुछ दिक्कत हो गई क्या? और यहां पर एनर्जी ऑफ फोटोन मिनिमम आएगी। तो एनर्जी मैक्सिमम है तो लैम्डा शॉर्टेस्ट होगा, उसके लिए NF होगा इनफाइनाइट। और लैम्डा अगर तुम्हें एनर्जी मिनिमम चाहिए फोटोन की और लैम्डा हाईएस्ट चाहिए तो मेरे बच्चे उसके लिए NF दरअसल में किसी भी सीरीज के जस्ट आगे, Ni के जस्ट आगे वाला नंबर होगा। जैसे लाइमन के लिए अगर निकाल रहे हो तो NF होगा Ni+1। तो अगर तुम्हें सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ चाहिए तो NF की वैल्यू Ni+1 रखोगे। जैसे मान लो मैंने तुमसे कह दिया यार बामर सीरीज में ना सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ बताओ कब आएगी, तो बामर सीरीज में सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ लाने के लिए Ni2 लोगे, तो NF यानी उसे उस इलेक्ट्रॉन को कौन सी ऑर्बिट से जंप करना चाहिए, तो 2+1 थर्ड ऑर्बिट से।
तो अगर बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में जंप करेगा तो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ आएगी। और ये बात तुम पीछे से देख भी सकते हो, ये बामर सीरीज है। बामर सीरीज में जरा देखो, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो वेवलेंथ 656 आ रही है, उसके बाद लगातार घटती जा रही है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आंसर क्या आएगा? फाइनल ऑर्बिट होगी Ni+1 और इनिशियल ऑर्बिट होगी Ni। और अगर आपको वेवलेंथ शॉर्टेस्ट चाहिए, हाईएस्ट के लिए NF की वैल्यू होगी Ni+1 और शॉर्टेस्ट के लिए NF कहां होगा? इन्फिनिट, यानी इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट, यानी एटम के बाहर से एटम के अंदर आ रहा है, तो एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा होगा, एनर्जी मैक्सिमम होगी, और उस सिचुएशन में जो फोटोन एमिट होगा वो दरअसल में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का होगा। तो ये वाली बातें आपको याद रखनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है यार, बोर मॉडल के बारे में जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, सारी बातें पकड़ में आई, सारे पोस्टुलेट्स आपको याद रखने हैं, सारे फॉर्मूले रेडियस के, वेलोसिटी के, एनर्जी के याद रखने हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे एक्सप्लेन होता है ये याद रखना है, अलग अलग लाइमन बामर पास्चन सीरीज में Ni की वैल्यू क्या रहती है, लाइमन में 1 होती है, पास्चन में 3 होती है, ब्रैकेट में 2 होती है, ब्रैकेट में 4 होती है, और जो हमारा बामर है उसमें 2 होती है, और ये कौन सी सीरीज कौन कौन से स्पेक्ट्रम रीजन में पड़ती है ये भी याद रखना जरूरी है। तो ये सारी चीजों को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिएगा, इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से याद रखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और देखो, पढ़ तो लिया आपने ऑलमोस्ट, मुझे लेक्चर लेते लेते कितना टाइम हो गया है, 1 घंटा 20 मिनट। तो अगर तुमने 1 घंटा 20 मिनट इन्वेस्ट करा है तो ये टॉपिक तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये आई एम वेरी मच श्योर। लेकिन ये काम का तभी रहेगा जब तुम इसे अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लोगे। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, किसी पिछले लेक्चर में मैंने ये बात ऐसे दोहरा दी थी कि शायद, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये बात चाणक्य ने ही बोली है या नहीं, बट जो चाणक्य खुद बहुत बड़े स्कॉलर थे और मतलब क्या ही बात थी उनकी पर्सनालिटी की, उन्होंने ये बोला था कि किसी दूर के पास रखा हुआ तुम्हारा धन, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि किसी दूसरे आदमी के पास रखा हुआ तुम्हारा पैसा और किताब में रखा हुआ तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे कभी काम नहीं आता। पैसा तुम्हारा तुम्हारे पास ही होना चाहिए, और जो ज्ञान है वो किताब में नहीं तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तभी वो तुम्हारे काम आएगा। तो इस बात को अगर आपने घर कर लिया अपने दिमाग में, तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है वो समझ में आएगा। सिर्फ नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ किताबें पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ किसी के ऑनलाइन कोर्स खरीद लेने से काम नहीं चलेगा। अल्टीमेटली सारी चीजें तुम्हें अपने दिमाग में भरनी है। जब तुम इन्हें दिमाग में अच्छे से भर लोगे, तभी जरूरत पड़ने पे तुम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चंस भी लगा पाओगे, और अच्छे अच्छे एग्जाम्स भी निकाल पाओगे। तो मुझे उम्मीद है ये सारी बातें तुम्हें अच्छे समझ में आएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिविजन करते रहो, और जो भी डाउट आते रहे हमारे साथ डिस्कस करते रहो। सी द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।